आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक क्वेश्चन, वो भी बड़े मार्क्स का, ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे भी इंटरेस्ट है गांधी जी का, तो हम दोनों का ये मेल खाता है। ये बताइए आप लोग गांधी जी के बारे में कितने लोग क्या जानते हैं? कोई कुछ जानते हो आप लोग गांधी जी के बारे में, या गांधी मूवमेंट के बारे में कोई जानता हो तो फिर बताइए। ये माइक दे देना जी, बताइए। सर, गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से जब वापस यहाँ इंडिया आए थे, तो उसके बाद उन्होंने कई सारे मूवमेंट यहाँ पर भी, क्योंकि उनके मूवमेंट्स वहाँ दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर भी कई सारे मूवमेंट, यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, यहाँ पे जो भी वो थे ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पे लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स यहाँ पे चलाए थे जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। जैसे जब आए हैं तो उसके 2 साल बाद तक तो कोई मूवमेंट नहीं चला, लेकिन 1917 में ही उन्होंने चंपारण का जो मूवमेंट रहा है वो चलाया, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन चलाया, और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी चलाए, जो कि इनके सारे मूवमेंट्स जो रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। और इससे फिर गांधी जी को काफ़ी कहें कि मतलब इससे उनको उत्साह भी उनका बढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कई बड़े आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन था, और भारत छोड़ो आंदोलन भी एक काफ़ी बड़ा आंदोलन साबित हुआ, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। बहुत अच्छा। और कोई कुछ और, कोई और जानता? हाँ जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा गांधी जी के जन्म से लेकर के जब वो अफ्रीका का दौरा करते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, पूरा कंक्लूड करूँगा इन ब्रीफ। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और वो जब इंग्लैंड से बैरिस्टर की स्टडी करके इंडिया आए, इंडिया में एक सेठ थे, उनके सेठ के कहने पे वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। जब वो ट्रेन से जा रहे थे वहाँ पर उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई, और वहाँ पे जो रंग भेदभाव की नीति थी, डिस्क्रिमिनेशन की, वहाँ पे उन्होंने नेल्सन मंडेला जी के सहयोग से वहाँ पे काफ़ी कार्य किया। वहाँ पे कई क्लब वगैरह भी बनाए वहाँ के लोगों के लिए। और आफ्टर दैट वो जब 1915 में यहाँ पे आते हैं इंडिया में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था 1914 टू 1918, तो उसमें वो ब्रिटिश आर्मी का सहयोग करने के लिए इंडियन पीपल्स को कहते हैं कि आप उनका सहयोग करो, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ये गांधी जी से ये बात कही थी कि अगर आप हमारा इस वर्ल्ड वॉर में सहयोग करेंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने ऐसा नहीं किया आफ्टर दैट। और इसके बाद फिर वो 1917 का आंदोलन होता है, 1918 में होता है, फिर 1919 में जब रॉलेट एक्ट बनता है, उसके अपोज में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, उससे मूवमेंट को, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को और मजबूती मिलती है। आफ्टर दैट वो जब घटना चौरी चौरा की घटना घटित होती है 1922-1923 के ड्यूरिंग, आई एम नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज डेट, देन असहयोग आंदोलन मूवमेंट होता है, लेकिन उस चौरी चौरा घटना की वजह से गांधी जी उस असहयोग मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। आफ्टर दैट जब 1930 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, तब भी उसका अपोज करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि साइमन कमीशन इज नॉट इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। मोस्टली वी कैन से निचले लोगों के लिए यह बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं था, लेकिन थिंकिंग थी दैट टाइम लीडर, जो उस समय लीडर थे, उसमें बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सी है। आफ्टर दैट वो जब गोल्ड मेज सम्मेलन जाते हैं लंदन, फर्स्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, सॉरी डॉक्टर अम्बेडकर जी करते हैं तीनों में, लेकिन गांधी जी नहीं करते, गांधी जी केवल सेकेंड में जाते हैं। आफ्टर दैट सर जब मुस्लिम लीग वगैरह का वर्चस्व बढ़ जाता है, जब हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान कंट्री की मांग होने लगती है, वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। लेकिन उसी दौरान जब सुभाष चंद्र बोस जी 1942-1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं, और इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं वहाँ पर, तो उनके सहयोग से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया,
और गांधी जी वायलेंस का सपोर्ट तो नहीं करते थे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट उन्हें भी सपोर्ट करना पड़ा कि अगर आज़ादी चाहिए तो करो या मरो, डू और डाई की नीति अपनानी पड़ी। आफ्टर दैट इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है 1947 15 अगस्त को, एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्रीडम उनका असैसिनेशन हो जाता है, उनकी मर्डर कर दिया जाता है। बढ़िया, गुड, ओके। अब जो है हम गांधीयन मूवमेंट के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, तो कई लोग जानने वाला ना जानने वाला भी कई बच्चे हैं यहाँ, उनके हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग आइंस्टीन के बारे में सुने होंगे। आइंस्टीन ये कहता है गांधी जी के बारे में, द फ्यूचर जनरेशंस वोंट बिलीव इफ ए मैन ऑफ दिस काइंड हैज वॉक्ड ऑन दिस अर्थ विथ फ्लैश एंड बोन्स। मतलब ये है, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक इंसान इस धरती पर मांस और बोन्स के साथ इस धरती पर कभी चला हो, भविष्य का जो पीढ़ियां हैं उसका विश्वास नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ही गहराई से आपको देखना होगा। आप देखे होंगे जो स्टीव जॉब्स का जो चश्मा जो बनी है, और जो एप्पल का फ़ोन पर जो सिंबल भी लगी है, वो दोनों चीज़ जो है गांधी जी से मोटिवेट होकर बना है। जो स्टीव जॉब्स का कभी चश्मा देखे हो नहीं, ये सिमिलर टू गांधी जी स्पेक्टिकल्स, एंड उनका जो ऑफिस में जो फोटो रखा था, गांधी जी का फोटो रख के हमेशा देखते थे। और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब तक वो जर्मनी में थे गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, और जब वो अमेरिका गए थे उनका रीडिंग रूम में गांधी जी का फोटो रखे थे। इसका मतलब ये है आइंस्टीन जैसा जीनियस इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा जीनियस गांधी जी का जो है इस तरीक़ा से वो कमेंट किया है, और उनके साथ पत्राचार भी हुआ, वो बात की बात। तो अब जो है हम लोग को जानना है, इतना बड़े आदमी को या इस तरीक़े से एक इंसान है, उस इंसान को विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला महात्मा का टाइटल उन्होंने जो दिया है। लेट अस नो अबाउट गांधी जी का 2 एस्पेक्ट्स है। अब गांधी जी तक पहुंचने से पहले हम लोग हमारा जो इंडियन मूवमेंट फॉर फ्रीडम, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल किस स्टेज पर है, क्या गांधी जी का आवश्यकता यहाँ क्या पड़ी, तो उसके बारे में फिर पहले जानेंगे। तो पहले जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आप जो है आप कहेंगे फिर 1857 रिवोल्ट से शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड, वीर सावरकर ने इसको कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो वीर सावरकर ने इसको दिया। अब ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं है, तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। उसके लिए एगेनिस्ट का आर्गुमेंट ज़्यादा है, क्योंकि तब तक हम लोग का नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं आई इंडियंस में जो है, वी डोंट हैव एनी नेशनलिज्म का या एज ए नेशन का हम लोग का कोई वो फील नहीं है। कोई जो है तमिलियन है, कोई जो है तो कश्मीरी है, कोई जो है बिहारी है, कोई गुजराती है, तो अलग अलग हिस्सों में बांट गया है। हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट गया है, इसी तरीके से अलग अलग रूप में हम बांट गए। कैसे, ये कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई महिलाएं हैं और पुरुष है, इस तरीके से डिफरेंट वे उसमें हम लोग बांट गए हैं। एक तो ये बात है। 1857 रिवोल्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो जो रिवोल्ट शुरू हुआ है वो जो मेरठ से शुरू हुआ है, ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ, फिर इसके बाद मंगल पांडे के जरिए जो शुरू हो जाता है, इसके बाद कई प्रांतों में स्प्रेड होता है। ये जो 1857 रिवोल्ट कई प्रांतों को स्प्रेड होता है, मगर लिमिटेड पॉकेट्स, इट डिडंट टच साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 1857 रिवोल्ट का कहीं कोई निशाना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 1857 रिवोल्ट का कोई निशाना आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। दूसरा चीज़, 1857 रिवोल्ट का कहीं भी इम्पैक्ट आपका वेस्टर्न इंडिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में तक सीमित रह गया, वो भी कुछ लोगों के लिए सीमित रहेगा। इसलिए उसको नेशनलिस्टिक फीलिंग, नेशन के रूप में हम लोग देख नहीं रहे। फिर भी ये अंग्रेज सरकार को
अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रखी है, अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। कैसा? पहली बार सिपाहियों ने, जिस सिपाही के भरोसे पर पूरा अंग्रेजों का शासन सत्ता चलता था, उस सिपाहियों ने अब बंदूक उठाया उन्हीं के मालिक के खिलाफ। यह पहली बार ऐसा हुआ। उनको लगा सिपाही असंतोष है और जो सेना के अंदर एक असंतोष पैदा हुआ है जिसके वजह से सत्ता चलाना बहुत मुश्किल होगा। एक तो नंबर एक ये पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये लगा जो है जब हमारा जो शासन सत्ता जो चलता है, जैसा उस समय डलहौसी का जो थ्योरी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है 1856 में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो किसी व्यक्ति को गोद पर लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसको राज्य सत्ता लेने का उनका कोई हक नहीं बनता है, वो जो है वो राजा नहीं बन सकता है। इसी के तहत झांसी लक्ष्मीबाई का रिवोल्ट शुरू हुआ है। इसी वजह से कई लोगों का, नवाब कानपुर का जो है उनका रिवोल्ट शुरू हुआ, कई लोग। अब जो दूसरा जो है इसमें कौन कौन भाग लिया है, कौन कौन भाग नहीं लिया, इसमें कहीं पीजेंट्स भाग नहीं लिया है। पीजेंट्स माने कहीं भी जो है किसान इसमें भाग नहीं लिया है। कोई किसान को कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था 1857 रिवोल्ट, बात समझ गए नहीं? तो कोई पीजेंट्स इसमें भाग नहीं लिया, ना ट्राइबल्स इसमें भाग लिया, ना जो है कोई मजदूर माने ट्रेड यूनियन का कोई भाग नहीं लिया। तो इसका मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट तबके लोग हैं वो भाग नहीं लिया। किसने भाग लिया? फिर नवाब ने भाग लिया, जो जिसका जो जागीर है जागीरदारों ने भाग लिया, जो जिसका प्रिंसली स्टेट है वो प्रिंसली स्टेट के लोगों ने भाग लिया। तो एक मतलब एक तरीके से आप कहेंगे रूलिंग कम्युनिटी जो होंगे जिसका राइट्स को छीन लिया गया है, उन सब लोगों ने 1857 रिवोल्ट में भाग लिया है। देखा आप लोग? तो ये इस वजह से इसको नेशनलिस्ट मूवमेंट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने से आपत्ति आ रहा है। आप समझ गए नहीं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ना कहने के लिए जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हाँ कहने के लिए भी पॉइंट्स है हमारे पास। हाँ कहने के लिए क्या है, सारे सिपाहियों ने भाग लिया है और मिलजुल कर सभी जो है जितने ये राजा महाराजाओं को जो सपोर्टर्स जितने हैं सब लोगों ने भाग लिया है। पहले बार सत्ता को, मतलब पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को एक सवाल हमने फेंका है, वो 1857 रिवोल्ट में फेंका है। भाई हम आपसे डर नहीं रहे, हम आपके साथ युद्ध लड़ने के लिए अब तैयार हो गए। मतलब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से जो शुरू हुआ 1857 100 ईयर्स में उनका ब्रिटिश एम्पायर का ग्रोथ इतना हो गई, तो ब्रिटिश एम्पायर का जो है आप देखिए यहाँ तक जितने हुआ ये सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलर्स है। ये सब जो है मतलब आपको 1600 से हमारा इंडिया में एंट्री शुरू किया 1600 से, और 1757 मीन्स 1757 तक इनका जो है पावर, पॉलिटिकल पावर लेने का इनका दिमाग में बात चढ़ गई। जब ये 1600 में जहांगीर के पास आए हैं, उस समय जो मुगल एम्परर थे जहांगीर के पास आए, जहांगीर के पास आके उनसे ये कहा गया है हमको बिजनेस राइट्स दे दीजिए, हम आपको इतना फायदा दे देंगे। सिर्फ पैसा के लालच में उन्होंने बिजनेस का राइट्स उनको बंगाल में, उड़ीसा में, इन सब जगह पर उन्होंने दिए रखा। तो बंगाल उड़ीसा में जब बिजनेस राइट्स इनको मिल गई, धीरे धीरे उनका दिमाग में लग गया जब हम पैसा दे रहा है तो हम सत्ता क्यों नहीं कर सकते हैं, हम सत्ता को काबिज कर सकते हैं, तो हमारी वजह से इनका सत्ता चल रहा है तो हम ही सत्ता को काबिज करेंगे। इस तरीके से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ, फिर इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर शुरू हुआ, फिर इसके बाद उनको लग गया अब हमको कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो हम दिल्ली को कब्जा करना ही है, अब बंगाल खत्म हो गया, हम दिल्ली के ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे ये दिल्ली के ओर आगे बढ़ गया। अब दिल्ली में जो है 1857 में बहादुर शाह जाफर टू इज रूलिंग, वो उनका हुकूमत वहाँ चल रहा है, मगर वो नेम शेक है, बिल्कुल नाम मात्र वो ये उस तरीके से रूलिंग चल रहा है। अब उसको हटा के
मतलब उसको इन लोगों ने डिक्लेयर किया। कौन सा? ये जो 1857 रिवोल्ट है, उसी बहादुर शाह जाफर II को ये डिक्लेयर किया ही विल बिकम द एम्परर अगेन। वो जो है हमारा रिवोल्ट में यदि एक सिंबॉलिक हेड तो होना चाहिए पूरा कंट्री का, तो वो सिंबॉलिक हेड यहाँ बहादुर शाह जाफर को बनाया इन लोगों ने। मगर अंग्रेजों ने अपना, उनके पास सारे वेपनरी है, सारा चीज है, हम लोगों के बीच में इतना यूनिटी भी नहीं है। उस कारण से, यूनिटी ना होने के कारण से 1857 रिवोल्ट फेल हो गया। कई लोग जेल चले गया। बहादुर शाह जाफर को उनको भेज दिया अंडमान, तो सॉरी बर्मा भेज दिया, बर्मा भेज दिया। तो इस तरीके से 1857 रिवोल्ट खत्म हो गया। मगर यही पॉइंट है हम लोग को ध्यान रखने हैं, 1857 रिवोल्ट खत्म होने के बाद क्या हमारा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना बंद हो गया? नहीं, फिर भी इधर उधर यहाँ वहाँ अब शुरू हो रहा है, जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो रहा है। अंग्रेजों को लगा ये कुछ असंतोष अभी भी इनके अंदर सिमर कर रहा है, अंदर से जो है कहीं ना कहीं अंदर से कारपेट के नीचे से कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये जो है उनको लगा कई कई जगह पर विरोध हो रहे हैं। सबसे पहले विरोध जो शुरू हुआ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। उस समय जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो है, जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो वो यहाँ से लंदन जाके परीक्षा लिखना पड़ा उनको, वो पास हुआ। लंदन में परीक्षा होता था। अब यहाँ का गरीब आदमी लंदन कहाँ ट्रैवल करेगा, वहाँ परीक्षा कैसे लिखेगा? एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ये होते थे जो अंग्रेज में ही आपको लिखना है, इंग्लिश में ही आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखना होगा। जो आप लोग सुन रहे हैं आज जो क्लास है, उस सिविल सर्विसेज के जरिए इनका, हमारा भारतीय लोगों का आवाज उठाना शुरू हो गया। अब इन लोगों ने ये डिमांड किया ये सिविल सर्विसेज परीक्षा लंदन में ना हो, हिंदुस्तान में ये रखा जाए। तो अंग्रेजों को लगा कहीं ना कहीं इसमें अंदर जो है इसमें विरोध की भावना शुरू हो रहा है हिंदुस्तानियों में। ये दबके नहीं बैठ रहा है, ये चुपचाप नहीं बैठ रहा है, ये कुछ ना कुछ आवाज उठा रहा है। तब जो है अंग्रेजी का जो कलेक्टर रहा, जो उस समय का जो कलेक्टर था इटावा में, इटावा जानते हो ना आप लोग, इटावा का जो कलेक्टर थे येवो ह्यूम, ये येवो ह्यूम ने जो शुरू किया, येवो ह्यूम ने शुरू किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शुरू हुआ है वो अंग्रेजों से क्यों शुरू हुआ, हम लोग क्यों शुरू नहीं कर पाया? ये बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी थ्योरी को हम कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व आप जानते हो नहीं? जो छोटा जो रखते हो पानी, जो हर घर पर नल का जो बात आ रहा है, सो जब नल आप खोलोगे उसमें सेफ्टी वाल्व है, जितना तक चाहिए उतना तक पानी के लिए घुमा सकते हो, फिर इसके बाद बंद करना हो तो बंद कर सकते हो। तो ये अंग्रेजों का जो दिमाग में ये बात आई, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना करो, उसको सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाओ। बात समझ गए नहीं आप लोग? सेफ्टी वाल्व कैसा होगा? जिनका एप्लीकेशन से लेते रहिए, जितना जो निस्तारित करना है निस्तारित करते रहिए, ताकि इनका जो है एक प्लेटफॉर्म इनको दे दे, ताकि उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पिटिशन, अपना प्रे करने का, पिटिशन देने का, प्रार्थना करने का, हाथ जोड़ने की एक प्लेटफॉर्म तो दे दो। उस प्लेटफॉर्म में बनी है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू हुआ। तो वो येवो ह्यूम ने शुरू किया। अब इसके बाद WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने टेक ओवर किया। दादा भाई नौरोजी, आप लोग जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी, उनका जो है ड्रेन थ्योरी है, फेमस ड्रेन थ्योरी, उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो ड्रेन थ्योरी जो शुरू किया, क्योंकि 1600 से लेकर 1857 तक पूरा इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री सब खत्म हो गए। उन्होंने क्या किया, इंडिया को जो है अपना कॉलोनी जो बोलते हैं, इस कॉलोनी को उन्होंने एक तरीका से सप्लाई यूनिट के रूप में डेवलप किया। सप्लाई यूनिट क्या है? यहाँ का जो भी डेवलपमेंट काम होगा, जैसा कोई एग्रीकल्चर है, यहाँ आप कॉटन का पैदा करो, उस कॉटन को एक्सपोर्ट करो मैनचेस्टर में वो कपड़ा बन के आएगी, वो कपड़ा हिंदुस्तान में फिर बेचो। मगर हमारा कॉटन को यहाँ से ले जाके वहाँ बेच रहे, वहाँ दे रहे हैं,
फिर वहाँ से कपड़ा बना के हम ही को बेच रहा है, उसमें काफ़ी मुनाफा ले रहा है। तो दोनों तरफ हम लूटी जा रहे हैं। तो इसको ड्रेन थ्योरी बताया। इसी तरीक़े से कई चीज़ों का जो है, जैसा रेलवेज भी उन्होंने शुरू किया है। 1853 में रेलवे, फर्स्ट रेलवे बॉम्बे टू ठाणे जो शुरू हुआ, वो जो रेलवे का जो शुरुआत भी इसी के नाते हुआ, ताकि यहाँ का रॉ मटेरियल्स जितने हैं इन सबको मुंबई तक पहुँचे और मुंबई से जो है शिप के जरिए लंदन पहुँचा दो, फिर लंदन से जो है उसका फिनिश्ड गुड को फिर वापस ले आके इंडिया में बेचो। तो इस तरीक़े से ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारा इंडियन वेल्थ कैसे ड्रेन हो रहा है, उसके संबंध में दादाभाई नौरोजी जो है एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसका पॉम्पलेट छपा के उसको लंदन में शुरू किया और उन्होंने लंदन में एक एसोसिएशन भी शुरू किया, वो इंडियन एसोसिएशन करके लंदन में शुरू करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का किस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस चीज़ का लंदन में प्रचार प्रसार करना शुरू किया। देखिए, एक ओपिनियन बिल्डिंग शुरू किया। वो लंदन में जो एजुकेटेड होंगे, लंदन में कई फिलांथ्रोपिस्ट हैं, कई लोग जो हिंदुस्तान के प्रति या हिंदुस्तान के जो संस्कृति के प्रति जो सिंपैथी रखने वाले हैं, सब लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए। अब देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किस उद्देश्य से शुरू हुआ? सेफ्टी वालों का उद्देश्य से शुरू हुआ, मगर ये वहाँ सीमित नहीं रह गया। ये सेफ्टी वालों में कुछ दिन तक हम लोग बरकरार रखे हैं। कब तक है? 1885 टू 1905। ये 1905 तक जो है हम लोग उसका थ्योरी को हम लोग बिल्कुल पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। हम इस थ्योरी को 1885 टू 1905 को बोलते हैं प्रे एंड पिटिशन पीरियड, पीपी पीरियड। जो प्रे एंड पिटिशन, इसमें प्रे करते हैं, पिटिशन देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। भाई आपने पिटिशन दे दिया, आपका कोई समस्या है, कमिश्नर सर को एक पिटिशन दे दिया, बस हो गया काम। अब सर का मर्जी है, वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करना, डिस्पोज हो गया। इस पर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप असंतुष्टि व्यक्त नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप हो गया, काम हो गया। तो इस तरीक़े से 1885 टू 1905 का जो पीरियड हो गया, उस पीरियड को हम लोग प्रे पिटिशन पीरियड हो गया। इसको बिल्कुल मॉडरेट पीरियड के रूप में हम लोग लेते हैं, एकदम मॉडरेट, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के अब ये कि यहाँ डेवलपमेंट ये हुआ 1905 में, जो जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि गांधी तक मुझे पहुँचना है। तो 1905 में बंगाल डिवीजन हो गया। बंगाल को दो बंगाल के रूप में उसको विभाजित कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। दो बंगाल जब डिवाइड हो गई, दोनों बंगाल का अब जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गई, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो आजकल हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं स्वदेशी, वो स्वदेशी मूवमेंट उस समय शुरू हुआ। उस समय जो है जो विदेशी वस्त्रों को बीच बाजार में ले आके जला दिया प्रोटेस्टर सब लोग, जो बंगाल में मूवमेंट शुरू हुआ। मगर यह मूवमेंट सिर्फ बंगाल के लिए सीमित नहीं है, आसपास का सभी जगहों पर शुरू हुआ। इवन आंध्र प्रदेश में भी इसका रिफ्लेक्शन है और इवन तमिलनाडु में भी इसका रिफ्लेक्शन है। इंडिया में हर जगह पर इसका मूवमेंट का असर दिखने लगा। मगर जनता, आम जनता, पीपल एट लार्ज अभी जो है इन सब चीज़ों से परे है, दूर है, अभी वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। मगर इस 1905 जो स्वदेशी मूवमेंट है, उस स्वदेशी मूवमेंट से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में 3 टाल टावर्स है, 3 लोग हैं। कौन कौन है? कौन? यस, वेरी गुड, लाल बाल पाल। कौन पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। वेरी गुड। तो तुम सब लोग जानते हो, फिर मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सो लाल बाल पाल, लाल बहादुर से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक स्वराज इज माई राइट करके, माई बर्थ राइट करके उन्होंने जो शुरू किया, वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। और उस समय बाल गंगाधर तिलक टॉवरिंग टावर थे। उनका जो स्पीच, उनका वकालत, उनका हर जगह उनका मूवमेंट, उनका नाम से जो है पूरा बहुत एक अच्छा मूवमेंट चली। जैसा चित्तरंजन दास है वो बंगाल में, तो उसके बाद चट्टगांग मूवमेंट शुरू हुआ। फिर काफ़ी मूवमेंट्स जो है उनका इंस्पिरेशन से शुरू हुआ।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ये 1905 से ये काम शुरू हुआ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। फिर इसके बाद धीरे धीरे 1906 से शुरू हो गई होम रूल मूवमेंट वगैरह, जो अनीम सेंटर ये सब लोग एंट्री हुआ, तो ये सारे चीज़ शुरू हो रहे हैं। अब इस टाइम में इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, ये हर चीज़ चल रहा है। गांधी जी कहाँ थे? तो अब हम लोग देखना होगा इस चीज़ को, क्योंकि गांधी जी उस समय जो है, अब आप देखिए गांधी जी का, अब हम गांधी जी पर आते हैं। गांधी जी का 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए गांधी जी का एक तो गांधी जी का पर्सनालिटी है, ठीक है, दिस इज पर्सनालिटी, उनका पर्सनल लाइफ। दूसरा चीज तो है गांधी जी का पॉलिटिकल लाइफ, ओके। तीसरा गांधी जी का स्पिरिचुअल लाइफ। ये गांधी जी पर्सनालिटी को आप 3 विभागों में आप देखेंगे, ये तीनों मिलके गांधी जी है। अब आज के डेट में हम लोग कहते हैं हमारा पब्लिक लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है, दोनों को एक साथ मत जोड़ा करिए। मगर गांधी जी इस सिद्धांत का विपरीत है, वो विरोध करते हैं, वो कहते हैं तीनों एक साथ होना चाहिए इंसान। अब इनका एक एक अपना लाइफ में जो है, उन्होंने अपना लाइफ के साथ मैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में वो डिटेल में लिखते हैं, वो कैसा कैसा किस किस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया है कि नहीं। तो कैसे एक्सपेरिमेंट्स किया, एक तो ये जो है पहले उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा, फिर तब से जो है उन्होंने सत्य के बारे में शुरू किया, सत्य ही बोलना है। और गांधी जी के सत्य के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। तो ये सत्य क्या है और उसके जरिए आप पॉलिटिकल लाइफ में कैसे यूज किया। सत्य एक चीज है, वो स्पिरिचुअल से संबंधित है, कोई हायर प्लेन से संबंधित है, मगर उसको ले आके पॉलिटिकल लाइफ में डाला। बात समझे नहीं? तो इन चीजों को आपको समझना जरूरी है। गांधी जी पर आंसर करने के लिए गांधी जी का तीनों चीजों को मिक्स करके देखना पड़ेगा। तो एक सत्य वाला बात हो गई, हरिश्चंद्र नाटक बचपन में देखा, फिर इसके बाद उन्होंने देखा। इसी तरीके से श्रवण कुमार वाला जो स्टोरी सुना, उन्होंने पेरेंट्स का जो है सेवा किया, पेरेंट्स का सेवा किया। यहाँ तक भी है उनका स्कूल में शाम का टाइम में स्कूल से वापस आते ही फादर का पैर दबाते थे, उनका पिताजी का पैर दबा के तो उनका ऐसे सेवा करते थे। बात समझ गए नहीं? तो इस तरीके से उनका माँ के प्रति, उनका माँ जो है घर में व्रत कर रखती थी, तो उन व्रतों को वो खुद देखते थे, वो भी खुद पालन करते थे। कैसा गांधी जी ने इस व्रतों को ले आकर पॉलिटिकल लाइफ में कैसे मिक्स किया, देखिए। गांधी जी का फास्ट बहुत पॉपुलर रहा, वो तो इम्पोर्टेंट वेपन रहा, वो अभी वेपन्स के बारे में बात करेंगे। गांधी जी के पास अस्त्र शस्त्र क्या है। अब यहाँ देखिए गांधी जी जो है बचपन में जो माँ से जो सीखा है, उस चीज़ को ले आके पॉलिटिकल लाइफ में मिक्स कर दिया उन्होंने कर दिया। वो जो है फास्ट वाला जो चीज़ है और अनशन पर बैठना है, तो ये सारे चीज़ जो है गांधी जी जो है वहाँ शुरू किया। समझ गए नहीं? तो ये मदर से जो चीज़ें जो सीखा, मदर जो है कितने स्पिरिचुअल रही, वैष्णोइट फैमिली है। वैष्णोइट फैमिली में गांधी जी बचपन से जो माँ पिताजी को देख रहे हैं, और जो पंडित लोग घर पर आ रहा है, कोई जैन आ रहा है, कोई बौद्धिस्ट लोग आ रहे हैं, कई लोग आकर उनका पिताजी के साथ जो चर्चा कर रहा है, वो चीज़ सब जो है दीन इलाही में, जैसा अकबर ने जो करते हैं दीन इलाही के जरिए, जो डिफरेंट रिलीजन्स के साथ जो कॉन्ग्लोमरेशन करते थे, वो वाला चीज़ गांधी जी बचपन में अपने घर पर देखा है। इसलिए गांधी जी के अंदर जो पॉलिटिकल, जो रिलीजियस टॉलरेंस है, सभी धर्मों के एक साथ देखना, एक नजरिया से देखना सभी धर्मों को, वो चीज़ बचपन में उन्होंने जो पर्सनल लाइफ में जो पाया, उसको पॉलिटिकल लाइफ में लेके गया। देखिए कितना कितना अद्भुत काम है।
भाई आप बचपन से जो सीख रहा है उस चीज़ को ले आकर पॉलिटिकल लाइफ के साथ जोड़ रहे हैं। अब देखें आगे का काम भी हम बताएंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने डेवलप किया। घर में जो है कभी कभी जैसे मान लीजिए नकल करना है, गांधी जी का स्कूल में जो है नकल करने के लिए बोलते हैं। जब इंस्पेक्टर आए थे, गांधी जी जब पढ़ रहे थे 7वें कक्षा में 8वें कक्षा में पढ़ रहे थे, उस टाइम में जो स्कूल से इंस्पेक्टर जो स्कूल में आते हैं वो उनका क्लास टीचर बताते हैं आप जो है बगल से नकल करो, उनका एक स्पेलिंग नहीं आता है तो बगल से नकल करो, वो नकल नहीं करता है। टीचर उसको डांटते हैं, वो कहते हैं मैं नकल नहीं करूँगा। तो वो चीज़ जो है बाद में भी जब गांधी जी बैरिस्टर बनकर लंदन से इंडिया लौट के आया, जब उनको ले जाके मुंबई में उनका ब्रदर जो है उनका बड़े भाई मुंबई में एक वकील के पास रखते हैं। जब वकील उनसे कहते हैं गांधी जी से आप जो है टाउटिंग करो, टाउटिंग का मतलब ये है आप कमीशन लेते रहो, जो क्लाइंट्स को ले आओ उससे कमीशन ले लो, वो कमीशन जो है आप कुछ खा लो कुछ मुझे दे दो, यही वकालत होता है। गांधी जी ने हाथ जोड़ा, मैं तो ये कोई कमीशन लेने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं तो सच्चाई में मुझे जो मिलता है मुझे आर्गू करने के लिए वो मिले, नहीं मिलेगा तो मुझे कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। मगर उस वकील ने जो है उनको निकाल देता है, नहीं तुम्हारा आदमी तुम्हारा जैसा आदमी हमको नहीं चाहिए, आप हट जाओ यार। अब गांधी जी वहाँ पिटिशन वगैरह टाइप करना, हर चीज़ टाइप कराते हैं ना। अभी हमारे ऑफिस में जो आते हैं वकील टाइप करके लिए भेजते हैं इन लोगों को, इस तरीके से टाइपिंग का काम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो गांधी जी ने जो प्राप्त किया, एक एक चीज़ देखिए। बचपन से उनका बचपन के एक दोस्त था, मुसलमान दोस्त था बचपन, वो मुसलमान दोस्त का जो है इनको ले जाके मांस और मांस खिलाता है, मद्य पिलाता है, एक जगह पर ले जाता है। वहाँ गांधी जी यहाँ तक भी सोचते हैं मैं अब सुसाइड कर लूँ, अब इससे बेटर ये रहेगा सुसाइड ही कर ले। सुसाइड करने का भी सोचता है, मगर वहाँ से हट के फिर घर पर आता है। तो घर में जो है उनका माँ उनसे पूछती है खाना खाओ, वो कहता है मैं खाना खा लिया, मगर ये मद्य वाला मांस वाला बात घर पर नहीं बताता। वो झूठ बोलने का उनका जो है वो काफ़ी अपने को सजा देते हैं इसके बाद। तो उस दोस्त का मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो दोस्त को सुधारने के लिए गांधी जी ने सोचा इस दोस्त को मैं सुधार डालूँ, इनको अच्छे इंसान बनाऊँ। वो सोचा, उसका सोच कब तक रहा, वो जो है दक्षिण अफ्रीका तक रहा। इस दोस्त जो है फिर दक्षिण अफ्रीका पहुँचता है, पहुँच के वहाँ जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो घर है, गांधी जी बाहर जब जाते हैं, ये जो है किसी लड़कियों को लेके घर में रहता है, तब गांधी जी उसको देख के उसको भगाता है। उसके बाद गांधी जी ने ये तय कर लिया किसी को सुधारना इतना आसान नहीं है, उसके चक्कर में मैं अपने को खो जा रहा हूँ, उसको छुट्टी दे देता है। दैट वाज द लास्ट। तो तब तक वो आदमी इनको परेशान करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है गांधी जी का पर्सनालिटी साथ साथ में ग्रो होते रहा। ये नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट में आने के बाद गांधी जी की पर्सनालिटी यहाँ रुक गई हो। तो गांधी जी का बायोग्राफी जो लिखा है फिशर ने, लुईस फिशर ने गांधी जी का बायोग्राफी लिखा है। लुईस फिशर ये कहता है गांधी जी का असली गांधी को तुमको देखना हो 1942 मूवमेंट के बाद देखो, तब मुझे जो है वो ऐसा आसमान की तरफ मुझे दिखाई देता है। मतलब इस आदमी ने जब नौखोली में जब जाके नौखोली में जब जो मुस्लिम राइट्स जो होता है, हिंदू मुस्लिम राइट्स, इस दंगा वाला प्रभावित इलाकों में गांधी जी ट्रैवल करके एक एक घर में बैठ के लोगों को समझा के उसका विलेज रिकंस्ट्रक्शन का काम जो शुरू करता है, वहाँ गांधी जी असल गांधी दिखाई देता है। बात समझ के नहीं? तो इसका मतलब ये है हर बार अपना पर्सनालिटी से कुछ ना कुछ डेवलप करते ये महात्मा बना है। ये नहीं है एक दिन का नहीं है महात्मा। तो ये बात हुई, ये ग्रो हो रहा है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल लाइफ में भी इसी को ग्रो कर रहा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड वो रखा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ भी अलग से जो है आप देखेंगे। आप गांधी जी का मूवमेंट को एक तरफ हम लोग देखते हैं, हर दिन गांधी जी का प्रेयर का टाइम हुआ शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे जहाँ भी ये रहते थे प्रेयर का टाइम रखते थे।
प्रेयर में समय से पहुंच जाता था और उसमें हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, सरदार जो भी है सभी धर्मों का आदमी वहाँ बैठेंगे, सभी धर्मों का उस पर चर्चा होगा। तो इस प्रकार की उनका स्पिरिचुअल लाइफ साथ साथ पॉलिटिकल लाइफ के साथ कंटिन्यू हुआ। किसी लीडर को, कई लीडर्स उसमें बैठते थे, उसमें स्पिरिचुअल डिस्कशन होता था। मतलब पीक ऑफ द मूवमेंट, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, हर मूवमेंट में गांधी जी इसको छोड़ा नहीं है, अपने साथ इसको छोड़ा नहीं है। और गांधी जी का और एक स्पिरिचुअल का बात कहते हैं, अब आज के डेट में भी हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। हर मंडे गांधी जी कंप्लीट मौन व्रत रखता था, कभी वो किसी से बात नहीं करते थे। हर मंडे मतलब सोमवार का दिन वो बिल्कुल मौन व्रत रखते थे। क्यों? वो कहता है वो मेरा इंट्रोस्पेक्शन का डे है, मुझे देखने को मौका मिलेगा, मैं खुद अंदर देखूं मैंने क्या क्या किया है। वो स्पिरिचुअल है। वो उस दिन चाहे नेहरू जाए, सरदार पटेल जाए, कोई भी जाए, वो बात नहीं करता। इनका जो बात कहना हो तो वो स्लिप पर लिख के दे देगा, बस इतना ही है। वो भी टाइम निर्धारित है। और गांधी जी फास्ट रखते थे, आप लोग जानते हो, फास्ट भी रखते थे। और गांधी जी का जो खाने पीने का है, ये इस देश का गरीब से गरीब इंसान का जितना खाना पीने का होगा उतना ही मैं खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं खाने को मुझे। बात समझ गए नहीं? उन्होंने हर एक आइटम का जो खाता है उस हर एक आइटम का कितना खर्चा होगा, खर्चा का एक लिस्ट उन्होंने गांधी जी का डाइट के बारे में उन्होंने बुक लिखा है। तो उस बुक में एक एक डाइट के बारे में डिटेल लिखा है। और गांधी जी का डाइट इस मजदूर या किसान जो गरीब आदमी का जो डाइट होगा उससे भी कम खर्चा का होगा, उतना कम खाया, उतना कम खाते थे। और गांधी जी आपका स्पिरिचुअल लाइफ का एक और स्टेप मैं आपको बता दूं, गांधी जी कभी ये एलोपैथिक मेडिसिन पर विश्वास नहीं करते। वो हमेशा जो है नेचुरोपैथी का वो बहुत बड़ा डॉक्टर बने हैं, वो खुद डॉक्टर है, कई लोगों को ट्रीटमेंट किया है, लेपर्सी का ट्रीटमेंट करते थे, खुद सेवा करते थे। वो सेवा का भाव लेपर्सी का जितने पेशेंट थे सबका वो खुद करते थे। जब मुंबई में प्लेग आई है, घर घर में जाकर वो खुद सफाई का काम, आज जो स्वच्छता अभियान का जो प्रधानमंत्री जी ने जो चुना है स्वच्छता अभियान, वो गांधी जी को क्यों मॉडल में लिया है? क्योंकि गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। वो खुद जाके जो दलित आवास वगैरह है उन सभी आवासों में जाके वो खुद झाड़ू करते। पूरा मूवमेंट का लोग पीछे हट गया, हम नहीं आएंगे उस कॉलोनी में, मगर गांधी जी अकेले वहाँ जाके वहाँ मुंबई में सफाई किया। ये कैसा किया है? ये जो कहते हैं ये जो मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर की वजह से, वो स्पिरिचुअल है, मगर उसके साथ यहाँ पॉलिटिकल लाइफ में कनेक्ट किया। कैसा? आप कभी भी गांधी मूवमेंट को देखिए, एक मूवमेंट दूसरा मूवमेंट के बीच में बहुत गैप रहती है। आपका जो है पहले मूवमेंट 1920 वाला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा वाला 1930 का है, बीच में बहुत गैप आ गई। मगर इस बीच में तो लोग भूल जाएंगे उनको। आप लोग जानते हो ना, इस बीच में जैसे मान लीजिए 2 साल को कोई नाटक बहने बहने हो गया, किसी फॉरेन कंट्री चले गए तो उसको भूल जाएंगे पब्लिक। मगर गांधी जी जीवित रहा है। ऐसा रहा, उनका 2 कार्यक्रम है, सोशल रिफॉर्मेशन एंड विलेज रिकंस्ट्रक्शन। ये 2 हिस्से उनका पॉलिटिकल लाइफ में पार्ट रही है। मूवमेंट के बीच में उनका सोशल रिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। आप जानते हो नहीं, 1920s मूवमेंट के बाद जो साउथ अफ्रीका में साउथ इंडिया में जो है वो जो मूवमेंट जो शुरू हुआ है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बाद गांधी जी वहाँ पहुँच के फिर ये भी जो है उसका सपोर्ट करता है, उनके साथ खाना खाते हैं। फिर गांधी जी जो है सभी दलित और सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने के लिए हरिजन नाम पॉइंट भी किया करके फिर इन सभी लोगों को करते हैं। तो ये सब सोशल रिफॉर्मेशन की एक कार्यक्रम इनका चल रहा है। बात समझ गए? तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल और ये सारे चीज जो सोशल मूवमेंट्स है इनका, वो ऐसा कर रहा है। जो विलेज रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, आप देखिए किसी नेशनल लीडर में इन चीज़ों को आप देख नहीं सकते जितना एंगल्स गांधी जी के अंदर।
ये क्या है, ये विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इनका लास्ट ब्रेथ तक, मतलब इनका जब तक इनका असोसिएशन नहीं हो, जब असोसिएशन हुआ तब तक ये चलते रहा, ये विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। आपने कहा था चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का क्या है, वो तो विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कैसा, हर घर में जाके महिलाओं को पढ़ाने का और उनका रहन सहन का, जिस घर में अभी मैं बताता हूँ चंपारण मूवमेंट के बारे में, तो उस घर में जब गांधी जी घुसे थे, जहाँ चंपारण में लैंड हो गया गांधी जी जिसका घर में घुसे थे, वहाँ वो एक महिला दरवाजे के पीछे बैठी थी, गांधी जी से बात नहीं कर रहा था। गांधी जी को समझ में नहीं आया क्यों ये महिला बाहर क्यों नहीं निकल रहा, तो उन्होंने उनका पत्नी से कहा आप अंदर जाके देख लीजिए क्या है बात। तो जब ये अंदर जाके उस महिला से बात किया, फिर बाहर आके गांधी जी से कहा उनको ऊपर वाला गारमेंट नहीं है पहनने, उनका ऊपर वाला जो गारमेंट है उनका बेटी ने पहन कर गई है, एक ही गारमेंट है उनका, मतलब जो कपड़ा है ऊपर वाला जैकेट जो है, जैकेट उनके पास नहीं है, इतना गरीबी में जी रहा है। तब गांधी जी को लगा इस एरिया को हम लोग को उद्धार करना। तब गांव में स्कूल शुरू किया, दैट वाज द वंडरफुल एक्सपेरिमेंट विच इंडियन हिस्ट्री हैज एवर सीन। तो वहाँ चंपारण में एक साल जो रहा गांधी जी, एक दिन के लिए गया, एक साल रह गया वहाँ। कोई भी ऐसा कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक साल वहाँ रह के गांव में स्कूल शुरू किया, और वहाँ जो ज्वाइन किया है जेबी कृपलानी जैसा प्रोफेसर वहाँ गांधी जी के साथ जुड़ गया, और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो फ्यूचर में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा, वो वहाँ गांधी जी के साथ जुड़ गया। वो तब तक बहुत बड़ा फेमस वकील था, और कई लोग वहाँ जो गांधी जी के साथ जुड़ के ये विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में रहा। ये विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम गांधी जी के साथ हमेशा रहा, वो साथ साथ पॉलिटिकल में भी रहा, मतलब इट इंक्लूडेड पॉलिटिकल लाइफ। इसलिए गांधी जी का पॉलिटिकल लाइफ को अलग करके कभी देखना नहीं है। हम लोग ये मूवमेंट को अलग करके देख लिया, हम इसके साथ इंजस्टिस कर लिया। बात समझ गए ना? अब जो स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ, ये तीनों चीजों को गांधी जी कितने अद्भुत तरीके से मिक्स करके ये बनाए हैं। देखिए अब पर्सनल लाइफ को कैसा लेके आते हैं, अब बाद में देखेंगे। एक तो ये हो गया। अब जो है गांधीयन मूवमेंट, अब गांधीयन मूवमेंट को हम लोग जो है इसको, एक तो साउथ अफ्रीका का मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट एट साउथ अफ्रीका, दूसरा इंडिया में। अब जो है गांधी जी का, आप लोग देखिए गांधी जी का पर्सनालिटी कैसा ग्रो होते जा रहा है। हमेशा आप गांधी जी पर कोई भी पूछना जाए, उसका पर्सनालिटी के साथ देखते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए गांधी जी का पर्सनालिटी कैसा आगे बढ़ते गई। यहाँ से गांधी जी लंदन में पढ़ने जब जा रहे थे, उनका माता जी को प्रॉमिस किया, मैं मद्य और मांस और औरत को मैं टच नहीं करूँगा, ये तीन चीज़ों को मैं दूर रखूँगा। यही प्रॉमिस उन्होंने किया। इसी प्रॉमिस के साथ जब लंदन जाते हैं, लंदन में उनका एक फ्रेंड है, उनको रिसीव करने के लिए, जो जिसका इनके साथ संपर्क है, उनसे रिसीव करने के लिए वहाँ मिलता है। मिलने के बाद आवाज़ आ रहा है ना पीछे से? ठीक है। तो जब ये लंदन जाते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गांधी जी का। जब लंदन जाते हैं, वो दोस्त इनको रिसीव करते हैं, तो दोस्त कहते हैं भाई यहाँ जो है बिना मद्य और मांस का तो आप चल नहीं सकते हो, यहाँ बहुत ठंडक प्रदेश है, ठंडक प्रदेश में आपको ये दोनों करना ही पड़ेगा। तीसरा वाला बाद में बात करेंगे, मगर पहले दोनों का तो आप कंप्लीट भूल जाओ। मगर गांधी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मुझे भूख से भी रहना पड़े, मैं भूख में रहूँगा। अब देखिए वहाँ गांधी जी एक एक रुपया का कैसे सेव करके रखता है।
वो पैसा सेव करने का जो तरीका है, हर एक चीज़ का जहाँ जहाँ जितना खर्चा होगा हर खर्चा को उन्होंने अकाउंट मेंटेन किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया। उन्होंने ये सोचा था बस में हम चढ़ेंगे, बस के लिए इतना पाउंड खर्चा हो जाएगा, फिर मेरा ब्रदर जो है इंडिया में, जो उनका पिताजी का डेथ हो जाता है, वो ब्रदर जो है मेरा पैसा का खर्चा वो बेयर कैसे करता है। इस वजह से वो हर जगह पैदल जाना शुरू करते हैं। बहुत समझ गए थे। आज हम लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पेट कम करने के लिए बहुत करते हैं, मगर गांधी जी पार्ट ऑफ हिज रेगुलर लाइफ वो वॉकिंग शुरू करते हैं। ये एक किताब में लिखा था, एक किताब में लिखा है, मैंने एक अंग्रेजी किताब में पढ़ा था, गांधी जी अपना जीवन काल में जितने पैदल चला है उसको किलोमीटर में गिनती करोगे, इस पूरा धरती को 2 बार आप घूम सकते हो, इतना वो पैदल चला है। मतलब आप समझ लीजिए हर जगह वो पैदल चलते हैं। वो पॉलिटिकल लाइफ में बहुत यूज हुआ उनको। कैसे यूज हुआ? हर जगह पर जब ये पैदल चलते थे हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाता था, वो भी पैदल चलता था, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी के पास कार और ये तो है नहीं। उस जमाने में तो और गरीबी है हमारा हिंदुस्तान में, तो आम आदमी के लिए बिल्कुल ये चीज़ जो पैदल चलने वाला चीज़ है वो बिल्कुल उनका हार्ट को टच किया है। सी द पॉलिटिकल मूवमेंट उनका जो है, उनका पर्सनल लाइफ का जो कठिनाई है वो पैदल जाने की वजह से, वो पैदल वाला चीज़ जो है वो हमेशा फॉलो किया हुआ। कार पर बहुत कम बार चढ़े हैं, बहुत दूर जाना हो तो जाए, तो ये चीज़ है। तो वहाँ जब गए थे, इनका दोस्त ने इनको कहा आप जो है मांस नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन इनका दोस्त जो है इनके ऊपर ज़बरदस्त करते हैं, उनको कहते हैं आपको कौन देख रहे हैं, आपका माँ को इंडिया में तुमने जो प्रॉमिस किया है, आपका माँ यहाँ आके तो देख नहीं रहे, और आपका माँ जो है कभी लंदन तो आई हुई नहीं, उनको मालूम नहीं है यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, तुम क्यों उस चक्कर में पड़े हो, आप खा लीजिए। वो मना कर देता है, मेरा चाहे माँ कहीं भी हो, मगर उनका जो प्रॉमिस दिया वो प्रॉमिस इम्पॉर्टेंट है। फिर अल्टीमेटली उनका फ्रेंड जो है उनको अंडे ले आके अंडे देते हैं। अब देखिए यहाँ गांधी जी अंडे के बारे में क्या सोचते हैं। वो कहता है, फ्रेंड कहता है अंडे वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन तो तुम खा सकते हो। गांधी जी ये कहता है अंडा वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, मैं कैसे डिसाइड करूं? ये डिसाइड करने वाला मेरा माँ है जिसको मैंने प्रॉमिस दिया। मतलब मेरा माँ के दिल में मैं प्रॉमिस करते समय जो बात रही है वही बात को मुझे पालन करना है। मतलब मेरा माँ का दिमाग में तो यही बात है, अंडे भी नॉन वेजिटेरियन है, तो इस वजह से वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता है। और ही स्टार्टेड वेजिटेरियन क्लब। ये ब्लाविट्स्की के बारे में आप जानते हो नहीं? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैडम ब्लाविट्स्की वगैरह है, वो हिनरी है, और का जो आर्नल्ड है, थॉमस आर्नल्ड, लाइट ऑफ एशिया जो लिखा है, ये तीनों जो है गांधी जी का ये वेजिटेरियन क्लब का मेंबर्स बनता है। आप इमेजिन करिए कहाँ लंदन में जाके कहाँ ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, जो वेजिटेरियन क्लब का एक शुरू करके वहाँ एक मैगजीन भी शुरू करता है। मतलब इनका मूवमेंट करने का जो तरीका शुरू करिए, वेजिटेरियन का एक मैगजीन शुरू करके उसमें अच्छा आर्टिकल्स वो खुद लिखते रहते हैं। और इनका थॉमस आर्नल्ड तो उस समय बहुत बड़ा फेमस था, लंदन में बहुत उनका नाम बहुत ऊंचे स्तर पर थे, कई अच्छे किताब लिखे थे, और भगवत गीता पर भी लिखे हैं और इस पर भी लिखे हैं, उन्हीं के लिखे हुए किताब गांधी जी पढ़े थे। तो उतना अच्छे लोग भी गांधी जी के साथ जुड़ गए। अब वेजिटेरियन मूवमेंट लंदन में एक बड़ा मूवमेंट हो गया उस टाइम में। फिर ऐसा गांधी जी जो है एक चीज़ का आगे बढ़ते। फिर चलिए, फिर लंदन का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया लौटते हैं, इंडिया लौटने के बाद उनका कहीं कोई नौकरी नहीं मिलता है, उनका भाई से संपर्क करते हैं। भाई जो है उनको कहते हैं दादा अब्दुल्ला, जब मुंबई वाला जो बात आपको मैंने बताया था उसके बाद उनका भाई ने उनको कहता है जो है दादा अब्दुल्ला कंपनी करके एक कंपनी है, वो साउथ अफ्रीका में है, उस दादा अब्दुल्ला कंपनी के लिए राइटर्स चाहिए, वकील नहीं, इनको वकील के रूप में अपॉइंट नहीं कर रहे हैं अभी इनको कर रहा है स्क्रिप्ट राइटर, जो टाइपिस्ट के रूप में। वो ऐसा आदमी चाहिए जो अंग्रेजी अच्छा जानता हो और गुजराती भी जानता हो, क्योंकि दादा अब्दुल्ला जो है वो गुजरात से वहाँ गया है
तो गुजराती भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, अंग्रेजी भी जानता हो, ये सब तो इनके पास है क्वालिटीज। तुरंत अपॉइंटमेंट मिल गई तो उन्होंने कहा था आप जाओगे। बहुत खुशी के साथ गांधी जी ने कहा चलिए विदेश देखाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका कैसा है, 1 साल के लिए उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। उस शिप में बैठे थे, उस शिप में बैठ के वहाँ से सीधे पहुँचते हैं नाटाल। पूरा शिप में ये कंप्लीट वेजिटेरियन रहा, कोई नॉनवेज वाला फूड नहीं लेते। वहाँ शिप में भी कुछ बातचीत भी होती है, वो छोड़ो। तो जब नटाल पहुँचे हैं, नटाल पहुँचने के बाद अब्दुल्ला से मिलते हैं और अब्दुल्ला का सारे समस्या सारा चीज़ सुनते हैं। मगर अब्दुल्ला कहते हैं आप वकील नहीं है, वकील फलाना है, उनसे जाके मिल लेना। तो उनसे जाके गांधी जी मिलते हैं और उनसे सारे डिक्टेशन वगैरह लेते रहते हैं। ये टाइप करके तैयार करके उनको देते थे। 7 दिन बाद उस वकील ने जो है उनको नटाल से जो है प्रिटोरिया के लिए भेजते हैं। तो जब नटाल से प्रिटोरिया के लिए जाते हैं गांधी जी, जब जो है ये यहाँ ट्विस्ट है, गांधी जी के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आने जा रहा है। वो है गांधी जी फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट खरीदे हैं। फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट खरीदे के वहाँ ट्रेन में बैठते हैं। अब तक जितने साउथ अफ्रीका में इंडियंस थे, कोई भी अब तक फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट खरीदा नहीं। क्यों? किसी का पास पैसा नहीं है क्या? अब्दुल्ला कंपनी वगैरह बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, फिर भी वहाँ फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट इंडियंस को देते नहीं थे। ना ये लोग मांग किया कभी, भाई बहुत बड़ा डिमांड भी नहीं किया, वो इच्छा भी नहीं, चलिए जो सिस्टम चल रहा है सिस्टम में चलते रहे और क्यों भी इस चक्रों में पड़े। मगर गांधी जी ने डिमांड किया, वहाँ का जो इसका जो काउंटर का जो हेड ऑफिस होगा उनसे बात किया, आई एम एलिजिबल फॉर फर्स्ट क्लास टिकट, मुझे फर्स्ट क्लास टिकट चाहिए, मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास टिकट चाहिए। लिया, ट्रेन में बैठा, फिर उनको एक स्टेशन पर वाइट वाले जो लोग चढ़ते हैं, चढ़ के इनके साथ मारपीट करते हैं, फिर मारपीट करके इनको ट्रेन से बाहर धकेल लेते हैं। वहाँ उस स्टेशन पर पीट्सबर्ग ऐसे कुछ स्टेशन का नाम, पीट्सबर्ग, तो उस स्टेशन पर गांधी जी उस ठंड में, भयंकर ठंड में, उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं धरने पर। धरने नहीं है उसका, मगर वहीं बैठ जाते हैं। मुझे जब तक मुझे फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं बैठाओगे तब तक मैं इस ठंड से मैं बाहर जाऊंगा। पूरा वो रेलवे वाला एम्प्लॉय सब लोग देख रहे हैं, पहली बार ऐसा कोई चीज़ हो रहा है यहाँ, कोई दिमाग ही नहीं लगा पाया। फिर वहाँ का रेलवे जो मैनेजर होंगे, वो मैनेजर इनके पास आता है, आके फिर इनको समझाता है, फिर ठीक है आपको फर्स्ट क्लास में बैठाएंगे मगर सीट पर नहीं है, नीचे जमीन पर बैठना होगा। तो गांधी जी कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट जो खरीद रहा हूँ सीट पर बैठने के लिए ले रहा हूँ या नीचे। एक काम करिए, मैं इतना तो आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप जो है एक छोटी सी सीट एक होता था कैबिन, उसका फर्स्ट क्लास में जो है उस छोटी सीट में आपको बैठा देंगे, बाकी सीट जो है वो वाइट वालों के लिए छोड़ देंगे। तो गांधी जी उसके लिए एग्री होता है, वहाँ छोटी वाला सीट में बैठता है। फिर जब ट्रेन मूव होता है गांधी जी के साथ, फिर एक आदमी फिर आ जाता है वाइट वाला, फिर वो स्मोकिंग करते करते गांधी जी के साथ फिर दुर्व्यवहार करना शुरू करते हैं। उनको कहता है फिर तुम जमीन पर बैठो। वहाँ इंडियंस को बोलते थे कूली, कूली शब्द बोलते थे, कूली, जो तू यू कूली यू सिट डाउन, मतलब कूली माने वो एक तरीके से डिग्रेडिंग शब्द था, अपशब्द था इंडियंस के लिए। तो वो कूली नाम से इनको जमीन पर बैठाया। तब गांधी जी ने उनसे आर्ग्यू किया, नहीं मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, तुम्हारा पैर के पास क्यों बैठूं, मैं फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा। आर्गुमेंट शुरू किया। किसी वाइट व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट करना पहली बार वहाँ हो रहा है। गांधी जी के सपोर्ट में कुछ और वाइट का कुछ लोग आए, फिर वो लोग भी उनके साथ आर्गुमेंट करके कुल मिलाकर गांधी जी को सीट मिल गई, वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद कोई किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलता था,
किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलता था क्योंकि कूली है, कूली को कमरा हम नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ कमरे भी लिया। फिर गांधी जी का वहाँ जो है कोर्ट में अटेंड हुआ। ये चीज़ हुआ, कोर्ट में अटेंड करने के बाद कोर्ट में किसी को जो है टर्बन पहनना अलाउड नहीं है। टर्बन माने वो जो है ना कपड़े के साथ जो हम लोग सिर बांधते हैं, उस समय गांधी जी टर्बन पहनते थे। आप फोटो कभी देखेंगे जो साउथ अफ्रीका जाने तक जो है गांधी जी टर्बन पहनता था। उस कोर्ट में टर्बन के साथ गांधी जी बैठा। कोर्ट पे जज ने बोला आप टर्बन के साथ बैठे हैं, यू गेट आउट। गांधी जी कहा मैं ये टर्बन तो निकाल नहीं सकता हूं, उससे बेटर है आई कैन रिमूव माई हेड, मेरा सिर को ये हम अलग कर दें, ये मेरा सम्मान की बात है। तो जब वो कोर्ट साहब ने बताया नहीं आप यहाँ कोर्ट में आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, यू गेट आउट ऑफ दिस कोर्ट, वो कोर्ट से बाहर आ गए। वो वहाँ का सारे न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी छपी है, सारे न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी छपी है, उससे गांधी जी का नाम बढ़ गया। अब देखिए साउथ अफ्रीका इज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज ए लैब, गांधी जी का लैब है। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन एक चीज है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसा कैसा करते थे, 3 चीजों में करते थे। एक तो जो है रजिस्ट्रेशन, हर कूली हर इंडियन वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। यू रजिस्टर योरसेल्फ सो दैट आप जो है कूली है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपका फ्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप जो है इस प्रांत छोड़ के दूसरे प्रांत में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका एक तरीके से पासपोर्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, पासपोर्ट है, आप जो है बिना पासपोर्ट का आप कहीं और जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो इसी तरीके से ये रजिस्ट्रेशन वाला एक व्यवस्था थी। दूसरा जो है एक पोल टैक्स है। पोल टैक्स माने वोट करने के लिए आपको 3 पाउंड का टैक्स देना होगा, जो वोटिंग राइट्स के लिए, वो एक था, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन थे। तीसरा जो है मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट में क्या है, आप जो है ऑल हिंदू मैरिजेस, जैन मैरिजेस, मुस्लिम मैरिजेस ऑल आर डिक्लेयर्ड इल्लीगल। क्यों? वो क्रिश्चियनिटी के तहत जो शादी होगी उसी शादी को मान्यता होगा। तो इस तरीके से ये जो है वो शादी को इल्लीगल डिक्लेयर किया। गांधी जी जब 1 साल के लिए गया, फिर इसके बाद वहाँ कितने साल रह गए, 20 साल रह गए, 20 ईयर्स वहीं रह के वो मूवमेंट करके फिर उसके साथ एजिटेशन और सारे एजिटेशन जो इंडिया में हुआ वहाँ साउथ अफ्रीका में भी शुरू किया। वहाँ एक टॉलस्टॉय फार्म शुरू करते हैं और फिनिक्स आश्रम शुरू करते हैं। ये जो दोनों के जरिए पूरा जो है ये जो मैगजीन शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, फिर शुरू करके लोगों में एजुकेट करते रहते हैं, इनका मूवमेंटों के बारे में सारा एजुकेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले जो है वहाँ पैसिव रेसिस्टेंस शुरू किया। अब देखिए गांधी जी का, मगनलाल गांधी जी है, गांधी जी का एक चचेरा भाई है मगनलाल गांधी, जिन्होंने गांधी जी को सत्याग्रह नाम का कॉइन किया। गांधी जी सबसे मांगते हैं इस तरीके से जो मूवमेंट हम करने जा रहे हैं उसका कोई एक नाम रखें। उस नाम रखने के लिए सबसे पूछते हैं, तब तो उनका चचेरे भाई कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह वाला गांधी जी कुछ चेंज करके उसको सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है उसका पहलू देखिए, उनका क्या क्या पहलू है सत्याग्रह मूवमेंट में। सत्याग्रह मूवमेंट एक ये हो गया गांधी जी का टेक्निक्स। दूसरा नॉन वायलेंस, ये दूसरा टेक्निक हो गया, ठीक है। एक सत्याग्रह, दूसरा नॉन वायलेंट, ये 2 चीजें आपका गांधी जी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये दोनों एक्सपेरिमेंट गांधी जी साउथ अफ्रीका में किया है।
तो वहाँ का ये जो टैक्सेस, ये 3 चीज़ों का जो हम लोग जो बताया, ये तीनों चीज़ों का विरोध करते हुए गांधी जी पैसिव रेसिस्टेंस जो है उन्होंने शुरू किया। पैसिव रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं, चलिए मुझे भी आइडिया नहीं। तो ये पैसिव रेसिस्टेंस वाला ये एजिटेशन शुरू करते हैं। ऐसा पैसिव रेजिस्टेंस का फॉर्म क्या है? एक तो जो है आपका पिटिशन देना, इस पर 3 चीजें हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। पी, ये 3 पी है। पी का मतलब ये है, पहले प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। नंबर 1 इज प्रोटेस्ट, नंबर 2 इज पीस, आप जो है पीस फिर डिक्लेयर करोगे। सारे गांधीयन मूवमेंट का यही फार्मूला है। आप यह फार्मूला देखेंगे, पहले प्रोटेस्ट डिक्लेयर करेगा और उसका क्या क्या होना है प्रोटेस्ट में, हर चीज़ करेंगे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट से कहेंगे कोई समझौता के लिए आना चाहेंगे तो आ जाओ तुम लोग, हम लोग टेबल पर बैठ जाएंगे, फिर समझौता होगा, वो दैट इज पीस। फिर समझौता फेल होगा, फिर प्रोटेस्ट। ये जो है गांधी जी का ये टेक्निक है, पीपीपी। तो इसमें क्या है, गांधी जी ने यहाँ जो साउथ अफ्रीका में इनका जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोटेस्ट शुरू किया, क्या किया उन्होंने कहा हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, नो रजिस्ट्रेशन फॉर एनी इंडियन, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन का ही हम लोग ट्रांसवाल से नटल की तरफ हम पार करेंगे, हम बॉर्डर पार कर लेंगे, आप जो अरेस्ट करना हो तो करो, देखेंगे। तो पहले टोली में कस्तूरबा गांधी को भेजा, 11 और औरतों के साथ आगे बढ़ा के। देखिए गांधीयन मूवमेंट का देखिए कितना मजेदार, महिलाओं को आगे रखते हैं। अब आजकल नक्सली और जो बलवाई वगैरह जो करते हैं, दंगे वगैरह जो करते हैं, वो लोग महिलाओं को आगे करते हैं। वो सब जो है वो गांधी जी उस टाइप में फॉलो करते हैं। तो ये सारे महिलाओं को आगे किया, फिर बॉर्डर क्रॉस कराया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर उनको सभी लोग अरेस्ट हुआ। उस अरेस्ट में गांधी जी भी थे, 154 लोग अरेस्ट हो गए थे, 154, समझ गए। तो ये अरेस्ट होने के बाद फिर गांधी जी उस मूवमेंट को और तेज किया। उन्होंने कहा हम कोई लॉ को फॉलो नहीं करेंगे जो इलीगल लॉ है। इलीगल लॉ क्या है? पोल टैक्स, हम पोल टैक्स पे नहीं करेंगे, आप जो करना है करिए। आप लोगों में सबसे पहले जेल का डर खत्म कर दिया। गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये जो किया, यहाँ जेल का डर खत्म कर दिया। तब तक जेल के नाम से, पुलिस के नाम से बहुत डरते थे। तब जब गांधी जी स्वयं जेल में चले गया, उनके साथ 154 लोग जब जेल गया, तो जेल का डर लोगों में खत्म हो गया। बहुत समझ गए नहीं? तो अब जो है नेक्स्ट वाला जो चीजें हैं, गांधी जी इन लोगों के अंदर धैर्य भर रहा है, मूवमेंट करने का, आगे आने का, सबको बुला रहा है। अब मैरिज का नाम से जब सारे मैरिजेस इलीगल हो गया, तब तो इसका मतलब क्या है? सारे महिलाएं गलत है, यही तो बात हुई भाई। उनका जो बच्चे पैदा हुआ है सब इलीगल बच्चे हैं। यही चीज को गांधी जी ने यानी कैश किया, यही चीजों को गांधी जी ने महिलाओं के अंदर प्रचार किया। देखिए आपका सारे मैरिजेस को इलीगल कर रहा है, इसका मतलब आप सबको इलीगल है। सारे महिलाएं घर छोड़ के सड़क पर आ गए, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। गांधी जी स्वयं 3-4 हजार भीड़ को लेके रोड पर रैली निकलवाया। अब अंग्रेज लोगों को लगा ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है। और इन चीजों को ब्रिटेन में सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी छापी है, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो क्वीन है, क्वीन के सामने ये जब न्यूज़पेपर पहुंचा, क्वीन ने जनरल स्मट्स, जो गवर्नर जनरल थे, स्मट्स जो है, उस स्मट्स को फोन करके क्वीन ने बताया इस मामला को सॉर्ट आउट करो, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड बैक, आपको लंदन बुला लेंगे।
स्मट्स ने क्या कहा, गांधी जी को मैसेज भेजा, चलिए हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के जरिए तुम लोग आंदोलन को विथड्रॉ करो और हम जो है आपका जितने ये डिमांड है सारा डिमांड को हम ओके कर देंगे। इज इट ओके? तो गांधी जी ने ओके बोल दिया, राइट। तो दोनों टेबल पर बैठे, दोनों एग्री हो गया। फिर एग्री होने के बाद गांधी जी ने कहा ठीक है हम लोग रजिस्ट्री कर लेंगे। सबसे पहले गांधी जी अपने को रजिस्टर कराया उस रजिस्ट्रेशन के तहत, बाकी सब लोगों ने रजिस्ट्री कर ली। अब देखिए ये जनरल स्मट्स जो है जब हेडक्वार्टर पहुंच के, जोहान्सबर्ग पहुंच के पूरा वादा तोड़ दिया उन्होंने, तोड़ के फिर इंडियंस को जो है जबरदस्ती उनके ऊपर फोर्स यूज करना शुरू किया। अपना वादा से वो पीछे हट गए, पीस ब्रेक हो गया। फिर गांधी जी शुरू कर दिया प्रोटेस्ट। फिर अब बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब कोई विकल्प नहीं बचा है, पूरा सारा इंडियंस एक साथ हो गया और गांधी जी जो है इस मूवमेंट को पूरा नाटाल, कई जगह पर ट्रांसवाल, हर जगह जोहान्सबर्ग तक भी ये मूवमेंट बहुत हो गया। उसके बाद अल्टीमेटली सारा टैक्सेस सब चीज सब खत्म हो गया और रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया। और ये वादा दिया गया था इंडियंस को भी उसी तरीका से सम्मान देंगे जैसे बाकी लोग का हो रहा। ऐसा खत्म करके गांधी जी 1915 में भारत देश के लिए चलते हैं। इस बीच में गांधी जी को एक व्यक्ति ने देखा, वो साउथ अफ्रीका जाके साउथ अफ्रीका भ्रमण करके वो इंडियन गेस्ट के रूप में गया साउथ अफ्रीका। मतलब भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, जब गांधीयन मूवमेंट इतना तेज हो गया तो चारों ओर से दबाव आ गया साउथ अफ्रीका के ऊपर। गांधी जी यहाँ भी आते हैं। आपको मैं अभी एक अच्छा स्टोरी भी है, गांधी जी के ऊपर मरने का भी अटैक हो जाता है, मर गया समझ के छोड़ देता है वहाँ, ठीक है। नटल में जो होता है, यहाँ से गांधी जब जाएगा उसको मरे हुए समझ के छोड़ देते लोग। पहली बार गांधी जी वर्दी पहना उसी टाइम गांधी जी को एक ब्रिटिश का जो एसपी है उन्होंने उनका वर्दी गांधी जी को दे के उनका घर से भगाता। पहली बार गांधी जी एक वर्दी पहना, पहली बार गांधी जी अपना जीवन में चुपके निकला जान बचाते हुए। बात समझे नहीं? तो ये चीजें वहां नटल में हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वहां जो आदमी देखने गया है वो गोपाल कृष्ण गोखले है। वो गोपाल कृष्ण गोखले जो वहां देखते हैं गांधी जी का मूवमेंट सब समझते हैं, वापस इंडिया आता है। तो जब गांधी जी जब इंडिया आ गया, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, उन्होंने कहा आप 1 साल तक कोई मूवमेंट नहीं करोगे, ना किसी से बात करोगे, ना गवर्नमेंट पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करोगे। आप जो है सीधे पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करके हर गांव में, घर में या हर प्रदेश में क्या हो रहा है देख के आ जाओ। यही बात गांधी जी को उन्होंने सुझाव के रूप में दिया। गांधी जी उसका अक्षरशः पालन करके कश्मीर टू कन्याकुमारी तक, इंक्लूडिंग आप जो है तमिलनाडु का कई एरिया में जाता है, देखता है, आंध्र प्रदेश जाते हैं और इधर कई जगह पर नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं। और वापस आते आते जो है तब 1 साल जब कंप्लीट होने जा रहा है, वहाँ उस समय 1916 में आपका इंडिया में क्या चल रहा था? उस समय क्या चल रहा है? भारत का क्या चल रहा है उस समय 1916? वेरी गुड। होम रूल मूवमेंट उस समय अनिश्चित का बहुत पीक पर थे 1916 में। उस समय गांधी जी का पूरा भ्रमण कंप्लीट करके काशी पहुंचते हैं। काशी माने वाराणसी, जानते हो ना? उस समय अनिश्चित का एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। उस मीटिंग में राजा बनारस मदन मोहन मालवीय और कई बड़े दिग्गज लोग जो है वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर, उस मंच पर बैठे थे। गांधी जी को भी इनवाइट किया। गांधी जी उस समय तक इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं चलाया, ना कुछ जानते हैं। तो वहाँ देखने के बाद गांधी जी का जब बोलने के बाद कहा जाता है, गांधी जी एकदम इतना क्रिटिसाइज कर देता है, हम लोग सब लोग जो है ये गरीब आदमी के बारे में कोई सोच नहीं रहे,
और यहाँ राजा बनारस या राजा लोग जो है इतना इतना गहने पहन के बैठे हैं, ये सारे गहना किसके लिए? ये आम आदमी के लिए काम नहीं आएगा तो क्यों है? आपके शरीर पर क्यों अलंकार के रूप में क्यों पहन रहे हैं? अभी भी राजा क्यों मान के जा रहे हैं? इस टाइप की जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। पहली बार गांधी जी अपने दिल से वहाँ बोल देते हैं, एक सोशलिस्ट टाइप का बोलते हैं। फिर इसके बाद उनको होम रूल से, भैया आप हमारा मंच पर मत आइए, अभी दोबारा इधर मत दिखाई दे, उनको वहाँ से निकाल देते हैं। गांधी जी वहाँ से लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में उस समय कांग्रेस का जो हर साल में एक बार जो कांग्रेस का जो मीटिंग होते थे, उस मीटिंग लखनऊ में हो रहा था। लखनऊ गांधी जी आया। गांधी जी के बारे में एक आदमी, एक गांव का एक सामान्य आदमी गांधी जी को पूरा नज़दीक से देख रहा था, हर जगह उनको फॉलो कर रहा था गांधी जी को मानने। तो वहाँ गांधी जी जब लखनऊ मीटिंग में जब गया, सारे बातें कांग्रेस का मीटिंग कैसा होता है, क्या होता है देख रहा है, ठीक है। तो वो देखने के बाद गांधी जी लखनऊ मीटिंग के बाद कानपुर के लिए ट्रेन से चलते हैं। उसी ट्रेन में उस बंदा गांधी जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहते हैं, गांधी जी एक बार, एक दिन के लिए हमारा गांव आइए, हमारा गांव में ये परेशानियां है, ये किसान लोग इतना परेशान हो गया और कोई मरने की स्थिति में कई लोग आ गए, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आपका पैर रख लीजिए। ये गांधी जी से अनुरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं, मेरे टूर प्रोग्राम में ये शामिल नहीं है, मैं कैसा हूं आपके पास? मगर वो गांधी जी का पैर पकड़ लेते हैं, आप ही आ जाए, आप ही कुछ कर सकते हैं उस गांव के लिए, आप एक बार आ जाए। वो है एडवोकेट राम कुमार शुक्ला। तो ये राम कुमार शुक्ला जो है, उन्होंने गांधी जी को मना लिया। अब गांधी जी चल दिया चंपारण के लिए। वहाँ से जब गांधी जी चंपारण के लिए चलते हैं, सबसे पहले ये राम कुमार शुक्ला जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेके जाते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद का उस समय जो है, ये लोग जमींदार टाइप के लोग हैं। गांधी जी को पानी ऐसा पिलाते हैं वहाँ जो घर में कोई है, तो गांधी जी को कुएं से पानी निकाल के आप या ऐसा हाथ रखा, वो ऐसा पी रहा है। तो वहाँ पीने के बाद गांधी जी कहते हैं, क्योंकि ये जो राम कुमार शुक्ला जो एडवोकेट था, उन्होंने कहा, साहब ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा वकील ये बाबू जी है, बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये जो है हमारा केस को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पाया, इसलिए हम आपके पीछे रह गए। तो उसके बाद गांधी जी सीधे वहाँ से चंपारण पहुँचते हैं। वहाँ बाबू राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो कहीं और गया, पटना कहीं गया। तो फिर इसके बाद चंपारण गांधी जी जब पहुँचे हैं, फिर इसके बाद गांधी जी पूरा स्टडी करना शुरू करते हैं। क्या है? थिंक खतिया सिस्टम है। थिंक खतिया माने तो है ये 2/30 का जो आपका जो है 2/3 आपका समझ लीजिए, आपका जितने ज़मीन है आपका, उसका थिंक खतिया सिस्टम के तहत आपका 2/3 का हिस्सा आप जो है इंडिगो कल्टिवेशन आप करेंगे। सो इंडिगो कल्टिवेशन जो करेंगे, वो इंडिगो कोई और खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज को ही चाहिए, तो आप कहीं और बेच भी नहीं सकते हो। उससे क्या दिक्कत आ रहा है, जिन्होंने इंडिगो जोता, वो जितना पैसा अंग्रेजों ने दिया उतना लेना ही पड़ेगा। तो इन लोगों का जो है इंडिगो कल्टिवेशन जिस लैंड में होते थे, उसमें दूसरा कल्टिवेशन हो नहीं सकता। वो जो सॉइल का फर्टिलिटी है सब खा जाती थी। दो तरीके से नुकसान किसानों को होना शुरू। अब गांधी जी ये इसको पूरा 20,000 किसानों से बात किया। गांधी जी ने जो है 20,000 किसान जो चंपारण एरिया, 20,000 माने आप समझ लीजिए, उन सभी किसानों से बात करके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तब तक अंग्रेज का जो कलेक्टर ने इनको कहा, तुम ये जगह को छोड़ के भागोगे या अंदर कर दें। बात समझे नहीं? आप जो है यहाँ का शांति व्यवस्था को आप प्रभावित कर रहे हैं, उस शांति व्यवस्था के नाम से आपको जेल में डाल देंगे। कोई समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। अब तक जो आपका जो है मॉडरेट मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो हुआ,
कभी जो है इस तरीक़े से आर्डर को वायलेट नहीं किया। गांधी जी ने ओपनली डिक्लेयर किया आपको गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार करो, मगर आपका गलत कानून को मैं पालन नहीं करने वाला हूँ। मतलब कानून को, आदेश को वायलेट करने वाला चीज पहली बार गांधी जी चंपारण में शुरू किया। बात समझ गए नहीं? इंडिया में पहली बार वो चंपारण में जब शुरू हुआ, अंग्रेज कलेक्टर के सामने कोई बात उठाया नहीं गया। गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए एसपी को भेजते हैं, एसपी गांधी जी को अरेस्ट करके लेके आते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। जब ये कोर्ट का प्रोसीडिंग हर चीज बहुत पॉपुलर हो गया, हर मीडिया में छप गया। अब ब्रिटिश का जो है, जो वाइसराय के पास भी पहुंच गया। वाइसराय ने कहा ये बहुत जास्ती हो रहा है। अब ये छोटी सी नया आदमी है, ये कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, गांव में घूम रहा है, कुछ इंक्वायरी कर रहा है, क्यों तुम्हारा हेडेक पाल रहा हो करके कलेक्टर को कहा इनको छोड़ के, इनको बहुत बड़ा लीडर मत बनाना, तुम गिरफ्तार करके बहुत बड़ा लीडर बना दिया तुमने बैठे बैठे, और इसको निकाल दो बाहर। तो उनको बाहर निकाल दिया। जब बाहर आ गया जेल से या जमानत पर छूटे हैं, उसके बाद गांधी जी और तेज कर दिया मूवमेंट को। ये जो है हर न्यूज़पेपर में छपाना, फिर अंग्रेजों का जो वाइसराय तक ये बात पहुंचाना, फिर वाइसराय ने गांधी जी को कहा आपका बातों को हम मानते हैं। मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया। 1 साल रहा गांधी जी का। 1 साल में गांधी जी, अभी जो मैंने कहा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और एजुकेशन वाला प्रोग्राम, हर चीज़ उसमें करते थे। सफाई अभियान चलाया था, पूरा सफाई, तो ये सारा सफाई होते थे। ये सारा मूवमेंट के बाद गांधी जी 1 साल में सक्सेसफुल हो गया। वो जो तिनखतिया वाला जो सिस्टम है, वो गांधी जी फिर वापस आ गया। वापस आने पर तुरंत एक और मैदान तैयार हो गया, वो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 1917 में अहमदाबाद में राइस मिल वर्कर्स, सारे वर्कर्स हैं, मिल वर्कर्स एसोसिएशन, ये वर्कर्स सबका जो है उनका जो पैसा मिलना था 35% का उनका बोनस मिलना था, वो बोनस वो मिल बोनस नहीं दे रहा। नहीं देने की वजह से वहाँ का सारे मजदूर, जितने वर्कर, सब लोग एजिटेशन पर थे। बात समझे नहीं? तो सब लोग एजिटेशन पर थे। उस एजिटेशन की वजह से वहाँ पूरा असंतोष फैला हो। गांधी जी ने सोचा, गांधी जी के लिए आह्वान मिल गया, आप आ जाओ यहाँ। कई लोगों ने बुलाया, तो गांधी जी फिर अहमदाबाद गए, पूरा स्टडी किया। मगर ये मिल वानर जो है, जो मिल वानर एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, वो गांधी जी का परम दोस्त है, अंबालाल। तो ये अंबालाल का जो मेन है, वो गांधी जी का दोस्त होने के बावजूद भी गांधी जी ने वर्कर के साथ एसोसिएट हुआ। तो गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल गठित करके, उस ट्रिब्यूनल में ये मिल वानर्स को, ये वर्कर्स को और सबको इसमें सम्मिलित करते हुए गवर्नमेंट का तीनों मिलके एक सम्मिलित करते हुए एक ट्रिब्यूनल गठित किया। उस ट्रिब्यूनल से जो है ये मिल वानर्स एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा हम पे नहीं करेंगे चाहे जो कुछ भी हो। वो वित्ड्रॉ हो गया। फिर गांधी जी ने कहा अब कोई रास्ता बचा नहीं हमारे पास, लेट अस गो फॉर स्ट्राइक। जो स्ट्राइक जो आप कहते हो, वो स्ट्राइक गांधी जी ने वहाँ अहमदाबाद में शुरू कर दिया। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक चल रहा है। और ये अंबालाल का जो बहन है अनूबेन जो है, वो भी इस गांधी जी के साथ मूवमेंट में आ गई। ये इनका खुद का बहन भी गांधी जी के साथ मूवमेंट में आई, और कई लीडर्स जो है वहाँ गांधी जी के साथ जुड़ गया। मूवमेंट चल रहा है और लोगों का जो वर्कर्स के जो है हिम्मत धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि कितने दिन वो बर्दाश्त कर पाएंगे। मगर वानर्स जो है, वानर के पास पैसा है, वो तो बेंड नहीं हो रहा है, इनको कुछ दे नहीं रहा था। अल्टीमेटली गांधी जी को लगा ये वर्कर्स को ऐसा कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, अब एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। गांधी जी जो है अपना एक शस्त्र निकाला, फास्ट आमरण अनशन जो है अपना ये पदार्थ निकाल के फिर बैठ गया आमरण अनशन पर। जब आमरण अनशन पर बैठ गया तो गांधी जी का
स्वास्थ्य धीरे धीरे डिटेरियोरेट होते गया और ये मिल ओनर के ऊपर दबाव बढ़ते गए। अरे उनके साथ क्यों अन्याय कर लो। तो सारे मिल ओनर्स गांधी जी के पास आके एग्री कर लिया, ठीक है 35% हम बोनस दे देंगे और सारे मामला यहीं के यहीं समाप्त। तो ऐसा समाप्त अहमदाबाद वाला समाप्त होते ही तीसरा वाला फिर शुरू हो गया, वो है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा में जो है गुजरात में जो खेड़ा है 1917 में 17 एंड और 18 के शुरू में खेड़ा में जो है किसानों के ऊपर जो टैक्स बहुत टैक्स लगता है, वहाँ उस साल पूरा फैमिन आई है। फैमिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपदा, अकाल। हाँ, ये अकाल आई है। ये अकाल की वजह से वहाँ कोई खेती नहीं हो पाई, फिर भी जो है इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। टैक्स कैसे पे करें, इनके पास पैसा है नहीं। जबरदस्ती वहाँ सिपाही लोग जाके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो तब तक जो है विठल भाई पटेल है, विठल भाई पटेल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मेंबर रहा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो आप लोग जानते हो, गोपाल कृष्ण गोखले का, वो जो है उस मेंबर रहा। वो तब तक कुछ पिटिशंस वगैरह दिया, कुछ रिक्वेस्ट किया, कुछ किया, मॉडरेट फॉर्म में, कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई राहत नहीं मिली। फिर क्या हुआ, गांधी जी का एंटर होना पड़ा। गांधी जी वहाँ गया, तब तक वहाँ तैयार बैठे हैं एक नवयुवक टाइप का वकील, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ गांधी जी के साथ जुड़ जाता है। देखिए हर एक मूवमेंट गांधी जी का, अब तक कोई नेशनल लीडर नहीं है। गांधी जी अभी तक कोई नेशनल लीडर नहीं है, मगर गांधी जी हर एक लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। हर एक लोकल इशू को, ये सब लोकल इश्यूज है। खेड़ा एक लोकल इशू है, चंपारण एक लोकल इशू है, अहमदाबाद एक लोकल इशू है। इस तरीके से लोकल इशू को इंडिविजुअली अटेंड करके उसको सक्सेस पा रहा है। हर एक में सत्याग्रह, ये जो टेक्निक, दोनों टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अहिंसात्मक रणनीति है गांधी जी की। इस अहिंसात्मक रणनीति के तहत वो हर मूवमेंट में सक्सेस पा रहा है। ये खेड़ा में फिर जब गांधी जी गया, किसानों को सबके साथ फिर उनका मूवमेंट शुरू किया। अल्टीमेटली खेड़ा में भी गांधी जी सक्सेस हो जाता है। गवर्नमेंट ये कहती है ठीक है, जो दे सकता है वही दे दे, जो नहीं दे सकता है उसको देने की जरूरत नहीं है। उनका जो है टैक्स माफ कर दिया। ओके, तो 3 मूवमेंटों में गांधी जी का सक्सेस दिखाई दिया पूरा देश। किसको? पूरा देश। क्योंकि अब तक कोई सक्सेस है नहीं किसी में, किसी मूवमेंट में हम लोग कोई सक्सेस नहीं लिया। छोटी छोटी मूवमेंट भी हो मगर सक्सेस पाए। मगर ये महात्मा इसलिए है, ये महात्मा बनने के बाद भी छोटे लोकल इश्यूज पर ध्यान देते थे। कैसा? एक दिन था 1932 या 33 के आसपास में था। ये चेन्नई जा रहे थे गांधी जी। मैं कैसा कह रहा हूँ, महात्मा कैसा है। चेन्नई जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी गांधी जी के सीट के सामने बैठे थे। सीट के सामने वाला सीट में बैठे। गांधी जी हमेशा 3rd क्लास ट्रेन में जाते थे, आपको मालूम है ना, 3rd क्लास कंपार्टमेंट, जो जनरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, उसी में जाते थे। गांधी जी का एक अच्छा किताब भी है 3rd क्लास ट्रेन, तो वो है। तो उसमें जब जाते थे, सामने जो आदमी बैठा, कुछ दिन बाद, मतलब कुछ दूर जाने के बाद, जैसा वो पास में जो तमिलनाडु में एंटर हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ा, पैर छुए, उन्होंने कहा बापू हमारा एक छोटी सी समस्या है। हमारे एरिया में ये बिजली विभाग का कोई इंस्पेक्टर ने बहुत आतंक मचाए रखा है। हमारे ऊपर इतना बिजली बिल डाल देता है, हम कुछ दे नहीं पा रहे। तो गांधी जी ने कहा इसका मुझे प्रूफ क्या है? सही प्रूफ तो हो। बिना इंक्वायरी किए कभी कोई मूवमेंट नहीं किया, किसी को ना वादा दिया, बिना इंक्वायरी किए। यह गांधी जी का स्टाइल में। तो ये पूरा इंक्वायरी किया जब तक ट्रेन चेन्नई पहुंची।
पूरे इंक्वायर कर डाला, सारा फाइल तैयार हो गया। गांधी जी ने कहा मेरा कार्यक्रम बाद की बात है, पहले इनका समस्या का हल करो। वहाँ जाके गांधी जी मूवमेंट शुरू किया उन लोगों के साथ। छोटी समस्या है, बिजली बिल छोटी समस्या है, एक एरिया का संबंधित समस्या है, मगर उसको लेके पूरा एजिटेशन शुरू किया। फिर अनशन पर बैठा बिजली विभाग, तो तब वो सारे विभाग नीचे उतरे, फिर समस्या सॉल्व हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसा छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान देते थे। इतना ध्यान देते थे, किसी ने कोई चिट्ठी भी गांधी जी को लिखा, गांधी जी के जीवन में उस चिट्ठी का समाधान हमेशा भेज दिया, लिखवाया, रिप्लाई भेजा। किसी का बर्थडे हो तो बर्थडे को विशेष भेजा, इस टाइप। तो अब जो है बात ये हो गई लोकल मूवमेंट। ये सारे लोकल मूवमेंट्स का ये दो टेक्निक के जरिए उन्होंने जो किया, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अब 3 लोकल मूवमेंट हो गए। अब जो है प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है नेशनल फिगर के लिए। अब जो है पूरा देश को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। अब वो मौका जो दिया है रौलत एक्ट, रौलत एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार ने रौलत एक्ट पास किया। ये रौलत एक्ट में जब इंडियन अपोज कर रहे थे, तब भी जो है उन्होंने एक्ट पास कर दिया। इसके तहत क्या है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को बिना कोई जांच का कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच की, जैसे ये बैठा है भैया, अभी हमने दरोगा को बोल दिया इसको ले जाकर अंदर डाल। क्यों डाला, क्या पाप किया इन्होंने, क्या दोष किया, कोई जांच की जरूरत नहीं है इसमें। इसका मतलब यह है सारे इंडियंस को अब अंदर डालने का मौका आ गया। यही तो वेपन है। इस कानून के तहत किसी भी इंडियन को कभी भी ये जेल के अंदर डाल सकती है, इतना पावर देगा। इसका मतलब ये निकाला हमारा इंडियंस ने, हमारा सिविल राइट्स को थोड़ा खत्म कर दे रहे हैं। हमारा जो है, जो सिविल राइट्स है, जो हमारा हक है बात करने का, प्रोटेस्ट करने का, पिटीशन देने का, ये सारा हकों को ये खत्म कर देगा। तो इसलिए गांधी जी का एक अच्छा मौका मिल गई, ये नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गए रौलत एक्ट। क्योंकि इस रौलत एक्ट का विरोध असेंबली में तो किया है ये लोग, मगर अब सड़क पर भी शुरू होने वाला। ये रौलत एक्ट के तहत ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई अन्य धर्म, कोई धर्म नहीं, कोई भी किसी को भी जेल के अंदर डाल सकते हो। अब गांधी जी शुरू हो गया अपना युद्ध भूमि के लिए। उसमें उन्होंने अप्रैल 6 तारीख को नेशनल हड़ताल के लिए डिक्लेयर किया। अप्रैल 1 1919 अप्रैल 1 को उन्होंने सत्याग्रह सभा, एक सत्याग्रह सभा का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। ये सत्याग्रह सभा होगा, हर जगह सत्याग्रह होगा, जगह जगह पर कंट्री वाइड इसका सत्याग्रह सभा होगा, मीटिंग्स होगा। इस एक्ट को विरोध करेंगे और ये जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ये इसका रणनीति तैयार किया 1 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 में दिल्ली में क्या किया, मतलब गांधी जी ने इसका नेशनल वाइड हड़ताल, पूरा देश और मतलब कश्मीर को कन्याकुमारी तक हड़ताल डिक्लेयर किया। अप्रैल 13 तारीख, अप्रैल 13 तारीख में इसका पूरा देश में हड़ताल होगा। मगर अप्रैल 6 तारीख को दिल्ली में उनको डेट का कुछ कन्फ्यूजन होकर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया। कहीं जो है पंजाब में भी शुरू कर दिया दिल्ली में देख के। फिर वो लोग मिल गया, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ये लोग जो है अमृतसर में ये लोग इकट्ठा किया, पूरा भीड़ को इकट्ठा किया। सत्यपाल और किचलू जो है ये दोनों सत्याग्रही हैं, ये सत्याग्रह सभा में ये मेंबर्स हैं। ये लोग जब ये भीड़ को इकट्ठा किया जलियांवाला बाग में, ये सारा भीड़ एक साथ हो गया। अब जो है ये जब कानून का विरोध होने लगी, अंग्रेज सरकार को लगा इस मामला को पूरा हैंडल करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो जनरल डायर, जनरल डायर ही एक हैंडल कर सकता है। उसको जो है हम इसमें वहाँ पंजाब के इंचार्ज बना के उसको भेजें। उन्होंने क्या किया, पूरा पंजाब में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या है, जो आदमी जहाँ दिखाई देगा वहाँ शूट, उसको
बंदूक से फिर पूरा शूट करो, मार दो। तो उस हिसाब से पंजाब में जो है एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त ये शुरू हो गया। तो ये विरोध में जब जलियांवाला बाग में सारा भीड़ इकट्ठा हो गया, बिना किसी नोटिस दिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया वहाँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 390 लोग उस फायरिंग में मर गए, 390 लोग, मगर ज़्यादा ही मर गया होगा। तो कई लोग उस जलियांवाला बाग में डेथ हो गया। उसका पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरा दुनिया में उसका जो है अंग्रेज सरकार को, उनका कुरीतियों को, उनका हर चीज़ को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। क्या है, आप ये कहते हो एक तरफ हमारा सिविलाइजेशन नेशन है, पूरा दुनिया का हम सिविलाइजेशन नेशन है, हमसे सिविलाइजेशन बाकी पूरा दुनिया सीखे, ये बात एक तरफ आप कहते हो। दूसरा, इस तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट क्या हुआ? उसके बाद जलियांवाला बाग के बाद जनरल डायर ने कहा जो भी स्ट्रीट में जाएगा क्रॉलिंग करके जाएगा, इंडियन जो भी अंग्रेज सामने दिखाई देगा उनका पैर को जो है जीप से आप टच करके साफ करो। ये सारे गंदे गंदे नीतियाँ जनरल डायर ने शुरू किया। ये सारे चीज़ें जब ब्रिटिश अखबारों में ये सब में पहुंच गया, जनरल डायर को यहाँ से लंदन भेज दिया। लंदन में 1931 में उधम सिंह करके एक हमारा पंजाबी जो रेवोल्यूशनरी है, उनको वहाँ गोली से मार देता जनरल डायर। तो ये कहानी यहाँ अंत हो गया। अब 1919 का जो ये हड़ताल वाला है, रौलत एक्ट वाला, गांधी जी ने कहा अब इसको विथड्रॉ कर देना, इसको गांधी जी ने रोक दिया। इसका मतलब क्या है? गांधी जी ने अंग्रेजों को विरोध करना बंद कर दिया? नहीं। गांधी जी ने किसी मूवमेंट चलाने से मना कर दिया? नहीं। या गांधी जी को हमारे हिंदुस्तानियों पर विश्वास टूट गई? नहीं। या गांधी जी को अपना ये दो सिद्धांतों पर विश्वास टूट गई या नहीं? ये कोई चीज़ नहीं है। गांधी जी का अपने ये दो सिद्धांतों पर प्रबल विश्वास है और ये हिंदुस्तानियों पर गांधी जी का बहुत बड़ा विश्वास है। इसलिए गांधी जी फिर शुरू करते हैं 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस वाज द बिगेस्ट मूवमेंट, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी शुरू हुआ, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। फिर इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े हैं। यही एक मूवमेंट है, उसे पहले मूवमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स अपना स्कूल छोड़ के मूवमेंट में शामिल हो गए। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक है जो छोड़ के आ गया। ठीक है, यही एक मूवमेंट है, सब सरकारी नौकरियां छोड़ के मूवमेंट में आ गया। कई लोग इस मूवमेंट की वजह से भविष्य में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री और बहुत बड़े नेता लोग बने हैं, इसी मूवमेंट के देन की वजह से। यही एक मूवमेंट है, सारे किसान, सारे मजदूर, सारे जब हम 1857 में जो नहीं है हम लोग कहे थे, वो सब 1920 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सब शामिल हुआ। दैट वाज एक नेशनल स्पिरिट। हर एक हिंदुस्तानी के अंदर ये भाव लेके आया, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये अंग्रेजी हुकूमत को अब चलने नहीं देंगे। सबको ये लगने लगा हमको अब आज़ादी कल मिलने वाला है, अब मिल जाएगा आज़ादी। इस टाइप के मूवमेंट ये रहा। अब चौरी चौरा और बाकी चीज़ें हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। आप लोग कैसा रहा आपका ये लेसन, कैसा रहा? हम तो बहुत पहले का है, इधर पढ़े नहीं है, मगर जितना ज्ञान था वो आप लोगों से बांट लिया। आप लोग बताइए, किसी का कोई डाउट वगैरह हो, कोई इंटरेक्ट करना हो तो हाँ बताइए। सर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते थे तो वहाँ पे सर केवल इंडियन जो रहते थे उन्हीं के लिए काम किया कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे उनके लिए भी काम किया? नहीं, समझ नहीं पता क्या है सर। जब गांधी जी जाते थे साउथ अफ्रीका तो सर वहाँ पर गांधी जी ने केवल इंडियंस पीपल्स के लिए
काम किया है या जो साउथ अफ्रीका में भी जो डिप्राइव्ड पर्सन थे उनके लिए भी काम किया है? यही गांधी जी के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म है। गांधी जी वहाँ का जो ब्लैक्स है, ऑलरेडी वहाँ जो परेशानी है, उन लोगों के लिए गांधी जी ने काम नहीं किया। ये बिल्कुल सच बात है। गांधी जी एड्रेस्ड ओनली इंडियंस, क्योंकि वो गया है, उसको प्लेटफॉर्म को ज़्यादा, उस कानवास को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। गांधी जी इंटेंशनली जो है वो इंडियंस के लिए सीमित रखा है, इसलिए हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर अंग्रेज़ को ज़्यादा विरोध होगा। तो इसलिए वहाँ उस टाइम में कई मूवमेंट्स जो चल रहा था, बॉक्सर मूवमेंट वगैरह, ये जो बॉक्सर मूवमेंट है वो काफ़ी फेमस रहा, मगर ये नहीं है गांधी जी उनको सेवा करने से मना कर दिया। वो बॉक्सर मूवमेंट का जो पीड़ित लोग आ गया, जो घायल लोग थे, कई लोग अंग्रेज़ों को बुलेट से जो घायल हुआ, उन सबका गांधी जी ने एक सर्विस फॉर एक स्थापना करके उनका सबका इलाज भी किया, उनका मदद भी किया, मगर उनका राइट्स के लिए उन्होंने फाइट नहीं किया, उनका नहीं किया, सिर्फ इंडियन के लिए किया ताकि वो कानवास इस समस्या को सॉल्व हो। और किसी का? तो थैंक यू वेरी मच। ये जो है आप लोगों से इंटरेक्ट करके अच्छा लगा, और थोड़े इंटरेक्टिव रहिए। आपका कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछिए, कोई चीज़ पूछिए। लास्ट हो गए सर। एक बार जोरदार तालियों से आगे जब अभ्युदय की कोचिंग की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, तब आजी साहब को आपने सुना था, और आज एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में आपने उनको फिर देखा और आपने महसूस किया होगा कितना गहनता से गांधीयन मूवमेंट पे आपका अध्ययन है। और एक बारीकी को मैं भी, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं रहती है, मुझे भी आनंद आ रहा था, हमारे इसी साहब को भी। ये पूरा जो लेक्चर है रायती साहब, ये पूरा आपको रिकॉर्डेड है, और ये आपको फेसबुक पर भी मिलेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, और UPAM वाली वेबसाइट पर भी हम लोग इसको भेजेंगे, वहाँ पर भी अपलोड होगा। देखिए, जब कोई पढ़ाता है आप पूरा ध्यान लगा के सुनते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि खाली ध्यान लगाओ। रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके बाद उसको लिखने की जरूरत यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है, सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसके बाद उसमें एक एक पॉइंट पर अपने क्वेश्चन बनाओ और उसके उत्तर उसमें आपको मिलेंगे। तो ये पूरा गांधीयन मूवमेंट पे, आप जानते हैं जनरल नॉलेज का जो विषय है उसमें गांधीयन मूवमेंट पे जरूर सवाल आते हैं, और आपको आज बड़ी मजबूती से गांधीयन मूवमेंट पे आजी साहब ने बताया। मैं आजी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने स्वतः ही कहा कि मैं चाहता हूँ बच्चों को गांधीयन मूवमेंट में क्लास लूँ और उनको बताऊँ। तो ये स्फूर्ति, ये ताजगी, फिर एक बार जोरदार तालियों से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी क्लास होगी, अब ये खत्म किया जाए? नहीं सर, अभी दूसरा क्लास ये है। अभी आपकी और है? दोबारा किसी दिन रखेंगे। हाँ, अभी क्या बचा है इसमें कुछ अभी? इसमें आधा ही हुआ है। तो आधा एक दिन और रखा है, क्योंकि आज आपने 2.25 घंटे पढ़ाया है। 2.25 घंटे बहुत बड़ी क्लास है। अगर आप चाहें तो और कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं सर, आप बाद में इन लोग का भी प्यार है। क्यों भाई, कंटिन्यू रखा जाए है कि अगले दिन एक दिन और रख देंगे। इसके बाद का 1919 के बाद का पीरियड जो है वो एक क्लास और होगी, तो एक बार अब आपको और आना पड़ेगा। 1919 के बाद के पीरियड का अभी आधा अधूरा है, तब तक आप लोग अध्ययन भी कर लीजिएगा। तो आपको जब अध्ययन करके आओगे तो आपको समझने में, क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।